हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम पार्ट 2 का जो सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग, उसका लेसन नंबर फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ मनी, मुद्रा का विकास। मुद्रा का विकास से पहले जान लें कि मुद्रा क्या है और उसके बाद उसके विकास के स्टेज को, प्रोग्रेस के स्टेज को जानेंगे। मनी मनी क्या है? तो एनीथिंग विच इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विथ मेजरमेंट ऑफ प्राइस कॉल्ड मनी। मतलब कि कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी चीज जो किसी वस्तु या सेवाओं के ट्रांजैक्शन का, लेन देन का, विनिमय का माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है, माध्यम बने, और जो वस्तु के मूल्य का मापक का काम करे, मापने का काम करे, उसको मनी कहा जाता है। और इसका डेफिनेशन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दिया है, अलग अलग थ्योरी है। तो इसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ मुद्रा का विकास पढ़ना है और मनी में क्या क्या आ सकते हैं। कहा गया है कोई भी ऐसी चीज जो वस्तु और सेवाओं के बदले में प्रयोग किया जाता हो और जिससे वस्तु और सेवाओं को मापा जा सकता है, उसको मनी कहा जाता है। और इसमें क्या आएंगे? मेटल्स, कोई भी सोने, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, ये सारे, पेपर, कागज, डेबिट कार्ड, आजकल डिजिटल का दौर है और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मनी के रूप में प्रयोग किया जाता है। एनिमल, प्राचीन समय में जानवर जो मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाते थे, गाय है, बैल है, बकरियां हैं, ये सब कॉर्प्स। प्राचीन समय में अनाज, खाद्यान्न को भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। वस्तु और सेवाओं का माध्यम ये था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बार्टर सिस्टम। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लें कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ। तो मुद्रा का विकास जो है सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। ज्यों ज्यों सभ्यता विकास होती गई, मुद्रा का भी धीरे धीरे रूप, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट होता गया। हम लोग चलते हैं, प्राचीन समय में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, लिमिटेड थी। क्यों? कि मनुष्य जो है स्टोन एज में था, आदि मानव था, तो वो गुफाओं में रह रहा था और उसका जीविका उपार्जन जो था वो जानवरों का शिकार करने तक ही सीमित था। ऐसी परिस्थिति में वो अपने आवश्यकता की वस्तुएं, मतलब कहने का जानवरों को मारने के लिए हथियार और शिकार करना खुद ही कर लेता था। इसमें किसी के सहयोग, सहारे की जरूरत नहीं थी, उसकी आवश्यकताएं लिमिट थी। तो ऐसी परिस्थिति में उनको किसी सहयोग की जरूरत नहीं होगी। मगर जैसे जैसे मनुष्य सभ्यता में रहना सीखा, ग्रुप में, समूह में रहना सीख लिया, वैसे वैसे उनकी आवश्यकताएं बढ़ती गई और आवश्यकताएं बढ़ने से सारी चीजों की आवश्यकता पूर्ति करना एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं था, असंभव हो गया। मतलब आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ते गई तो मनुष्य के द्वारा सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करना मुश्किल हो गया, कठिनाई हो गया। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य जो है एक दूसरे पे निर्भर रहने लगा और यहीं से बार्टर सिस्टम का जन्म हो जाता है। बार्टर सिस्टम क्या है? तो बार्टर सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंतर्गत वस्तु के बदले वस्तु का दिया जाता है, लेन देन किया जाता है। मतलब अगर से कोई किसान है, उसके पास अनाज है, उसको कपड़ा चाहिए, तो दूसरे पर्सन के पास जाता है जिसके पास कपड़ा है और कहता है कि हमें कपड़ा चाहिए, आप इसके बदले में हमसे अनाज ले लीजिए। मतलब वस्तु के बदले में वस्तु। जब मनुष्य के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा वस्तु या सेवाओं के बदले में वस्तु या सेवाओं का अदल बदल किया जाता है, तो इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। तो बार्टर सिस्टम का जन्म हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली का जन्म हुआ। अब आइए इसकी विशेषता क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता की सिंपल सिस्टम, यह एक सरल सिस्टम है। मतलब कोई व्यक्ति जो है, कोई अपनी वस्तुओं को एक्सचेंज करके दूसरी वस्तु को ले सकता था। दूसरा क्या है? प्रमोट म्यूचुअल कोऑपरेशन। इससे आपसी सहयोग में वृद्धि होती है। लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो इससे मानवता सहयोग में वृद्धि हुआ।
उसके बाद जो है इजी फॉरेन ट्रेड, और बार्टर सिस्टम से विदेश व्यापार में आसानी होती है। हम किसी दूसरे देश को अपना सामान देते हैं और बदले में दूसरा सामान लेते हैं। जैसे कि हम जो है खाड़ी देश से कारोबार कर रहे हैं, तो यहाँ से चावल खाड़ी देश को दिए और वहां से हम पेट्रोल लिए। ये क्या हो गया, तो विदेश व्यापार में आसानी होने लगा बार्टर सिस्टम आने से। तीसरा है चौथा है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अधिक संतुष्टि। चूंकि हमारे वांट्स जो है अनलिमिटेड हो गए, बढ़ गए, ऐसी परिस्थिति में बार्टर सिस्टम आने की वजह से हम सारे वांट्स को पूर्ति कर सकते थे एक्सचेंज के द्वारा। उसके बाद फ्री फ्रॉम स्लेवरी, मतलब दासता से मुक्ति। प्राचीन समय में क्या था कि आप कहीं काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कपड़े बनाने की यहाँ काम कर रहे हैं, तो वहां से मजदूरी के रूप में आपको कपड़ा मिलता था। किसान के यहाँ काम कर रहे हैं तो मजदूरी के रूप में आपको अनाज मिलता था। यही सिलसिला चलता था, मगर ये सिलसिले पे रोक लग गया। आप आजाद हो गए हैं, अपने जिस काम में आप दक्ष हैं वो वस्तु का आप उत्पादन कर रहे हैं और उसके बदले में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ दासता से मुक्ति हो गया। उसके बाद जो है नेसेसरी कंडीशन, मगर बार्टर सिस्टम की कुछ खराबियां भी थी, वो निम्नलिखित। नेसेसरी कंडीशन ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम के नेसेसरी कंडीशन, कौन कौन सी परिस्थितियों में बार्टर सिस्टम हो सकता है। तो पहला कंडीशन जो है लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स, आपकी जो आवश्यकताएं होंगी वो लिमिटेड होनी चाहिए, मतलब गिनी चुनी आवश्यकताएं होंगी। ज़्यादा आवश्यकताएं होंगी तो समस्याएं जन्म ले लेंगी, नहीं हो पाएगा। दूसरा जो है लिमिटेड एक्सचेंज एरिया, बार्टर सिस्टम के लिए जो एरिया है, लेन देन का जो क्षेत्र है वो लिमिटेड होना चाहिए, एक सीमित इलाके तक ही होना चाहिए। दूर दूर तक लेन देन नहीं हो सकता है बार्टर सिस्टम के अंतर्गत, इसलिए कि दूर दूर तक लेन देन होगा तो मनुष्य की आवश्यकताएं भी बड़ी होंगी, ज्यादा होंगी, तो ऐसी परिस्थिति में बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं है। तीसरा बैकवर्ड सोसाइटी, समाज जो होगा वो आर्थिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए, मतलब बहुत सारी सुविधाओं का अभाव होना चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का अभाव और लिटरेसी रेट का अभाव, ये सारी चीजें बैकवर्ड एरिया होना चाहिए। उसके बाद लेक फेथ ऑफ मनी, मुद्रा में लोगों का विश्वास भरोसा कम होना चाहिए, तब जाके बार्टर सिस्टम पॉसिबल है। और नहीं तो लोगों का मुद्रा में विश्वास होगा तो मुद्रा का फिर यूज करेंगे लोग, बार्टर सिस्टम चला जाएगा। तो लोगों का विश्वास कम होता है, जैसे कि आज कागज है तो हम लोग का विश्वास है, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की जान रहे हैं कि ये 10 रुपया है, 50 रुपये इसका मॉनेटरी वैल्यू आरबीआई में जमा है, कभी भी एक्सचेंज कर लेंगे, उसी आधार पे अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। मगर हम लोग को पता चल जाएगा कि ये मुद्रा नहीं, ये कागज है, तो विश्वास कम हो जाएगा, तो बार्टर सिस्टम हो जाएगा। तो लोगों का विश्वास कम होना चाहिए मुद्रा में। उसके बाद लेक ऑफ मनी एंड बैंकिंग फैसिलिटी, मतलब वैसा इलाका जहां मुद्रा और बैंकिंग सुविधाओं का अभाव हो, मतलब वहां विकास ना हुआ हो, ये सब जगह ऐसी कंडीशन ही में बार्टर सिस्टम चल सकती हैं। उसके बाद आगे है डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टी क्या थी, परेशानियां क्या थी। तो पहली जो है लेक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस, दोहरे संयोग का अभाव, मतलब कहने का बार्टर सिस्टम वहां पॉसिबल है जहां तुरंत जो है आपको एक वस्तु के दूसरे वस्तु का एक्सचेंज कर सकते हैं। समस्या ये होती थी कि आप मान लेते हैं किसान हैं, आपके पास अनाज है, आपको कपड़ा लेना है, तो कपड़े वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमसे अनाज ले लीजिए, हमको कपड़ा चाहिए। तो कपड़े वाला कहता है कि हमको अभी अनाज की जरूरत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में एक्सचेंज तो पॉसिबल नहीं था। उसके अलावा हमारी जो वस्तुएं हैं हम ढूंढते चलते थे कि कौन
व्यक्ति को हमारी वस्तु की ज़रूरत है और हमको भी वह उसकी वस्तु की ज़रूरत है, ये थोड़ा मुश्किल भरा काम था। उसके बाद जो है डिफ़िकल्टी इन स्टोर वैल्यू, बार्टर सिस्टम के अंतर्गत वस्तुओं को स्टोर करना, लंबे समय तक बचा के रखना फ्यूचर के समय पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वस्तु को सड़ने, गलने, चोरी होने का भय, डर बना रहता है। लैक ऑफ मीजर वैल्यू, मतलब किसी वस्तु को सही प्रकार से उसको माप नहीं जा सकता है, मापा कि किसी वस्तु, कोई वस्तु हम किसी से ले रहे हैं, उसके बदले में हम अपनी कितनी वस्तु उसको दें। जैसे एक बोरा हम किसी को चावल दिए हैं तो बदले में कपड़ा कितना लें, इसका सही मीजर वैल्यू लगाना पॉसिबल नहीं था बार्टर सिस्टम में। उसके बाद लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब विभाजकता का अभाव, मतलब कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसका टुकड़ों में बांटना, जिसका विभाजन करना पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे पास एक घोड़ा है, कीमती चीज है, अच्छी चीज है, हमको अनाज भी चाहिए, हमको दवा भी चाहिए, हमको कपड़ा भी चाहिए। अब बताइए, 3 आदमी के पास ये 3 सामान है, हमारे पास घोड़ा है, तो उसको हम कैसे तीनों आदमी के पास दे सकते हैं? अगर से उसका डिवाइडेशन करते हैं तो घोड़े की वास्तविकता खत्म हो जाती है। तो ये कुछ वस्तु ऐसी जिसका विभाजन का अभाव होता है बार्टर सिस्टम के अंतर्गत। 5वां है लैक ऑफ ट्रांसफर वैल्यू, मतलब कुछ वस्तुएं बार्टर सिस्टम के अंतर्गत ऐसी होती हैं जिसका ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे पास घर है, हम यहाँ से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो हम अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ से वहाँ ले नहीं जा सकते, उठा के ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, बार्टर सिस्टम के छोड़ के जाना पड़ता था। उसके बाद जो है डिफिकल्टी इन डिफर पेमेंट, भावी मूल्यों के भुगतान में कठिनाई, मतलब फ्यूचर में किसी को पेमेंट करना है, किसी से कोई वस्तु लिए हैं, सामान लिए हैं, तो फ्यूचर में उसी वस्तु का पेमेंट करने में थोड़ा कठिनाई था। हो सकता है वो वस्तु अनसीजन है, सीजन में है और अनसीजन में नहीं अवेलेबल है, वस्तु नहीं मिल रही है, तो इससे दिक्कत उत्पन्न होता था। उसके बाद जो है थ्योरी ऑफ ओरिजिन मनी, और ये जब इतनी डिफिकल्टियां बढ़ती गई, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई, लोग सिविलाइजेशन, सभ्यता में रहते चले गए, ग्रुप, उनका समूह, उनका ओरिजिन सब बढ़ता चला गया। ऐसी परिस्थिति में उनके वांट्स भी जो है बहुत ज्यादा डेवलप करते गए, विकास करते गए। ऐसी परिस्थिति में बार्टर सिस्टम भी क्या हो गया, नाकाम होने लगा, कि लोगों को तुरंत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है और काफी आवश्यकताएं होती हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों को समस्या होने लगी और लोग जो है सोचने लगे कि कुछ ऐसी चीजें आना चाहिए जिससे ये सारी प्रॉब्लम को दूर किया जा सके, अपने वांट को ज्यादा से ज्यादा पूर्ति किया जा सके। और कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इस आवश्यकताओं को देखते हुए मुद्रा का आविष्कार किया गया, मुद्रा को ले आया गया, मनी का आविष्कार हुआ, मनी की खोज हुई। अब मनी के डिफिनेशन को हम लोग जान लिए, उसके बाद जो है मनी की उद्गम का सिद्धांत को जाने कि मनी किस रूप में आया, मनी के उद्गम की जो थ्योरी है, मनी के जो खोज की थ्योरी है वो क्या है। तो इसमें विद्वानों की दो राय है। एक विद्वान कहते हैं, एक पक्ष के विद्वान की आकस्मिक सिद्धांत, अनएक्सपेक्टेड थ्योरी, और दूसरा है आवश्यकता सिद्धांत, नेसेसरी थ्योरी। अनएक्सपेक्टेड थ्योरी बताती है कि मुद्रा कोई किसी ने खोज नहीं किया, ये कोई सोची समझी जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बल्कि ये आपरूपी इसका जन्म हो गया। मतलब लेन देन जब बढ़ते चले गए, उसी रूप में मुद्रा का जन्म हो गया, विकास हो गया। और दूसरी थ्योरी बताती है कि मुद्रा को खोजा गया है, विकास किया गया है, उसको ढूंढा गया है, उसका आविष्कार किया गया है। आवश्यकता को देखते हुए कुछ बुद्धिजीवियों ने अपने तजुर्बे के आधार पर मुद्रा का धीरे धीरे विकास किया है, खोजा, विकास किया।
अब आइए, मुद्रा कौन कौन सी युग में कैसी थी, तो हमने पहले ही बताया था कि एनिमल के रूप में, क्रॉप्स के रूप में, डेबिट क्रेडिट, पेपर के रूप में। हम लोग अभी जो मुद्रा देख रहे हैं डिजिटल मुद्रा देख रहे हैं, पेपर मुद्रा देख रहे हैं, मगर प्राचीन समय में ऐसी मुद्रा नहीं थी। आखेट युग, जिसको हंटिंग इरा कहा जाता है, प्राचीन समय में आदि मानव जो था स्टोन एज में था, तो वो गुफाओं में रहता था और जानवरों का शिकार करना उनका मुख्य वर्क था, जानवरों को मारना था। तो ऐसी परिस्थिति में जानवरों के जो चमड़े थे, जो खाले थी, वही मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाते थे। कोई भी वस्तु एक्सचेंज अदल बदल होता था, उसके बदले में चमड़े दिए जाते थे, गाय के, बैल के, और कोई दुर्लभ पशु जो जितने खूंखार पशु होते थे उसके जानवर को, उसके चमड़े को कीमती माना जाता था। चारागाह युग, जब मनुष्य जो है गुफाओं से निकलकर जानवरों को पालतू बनाने लगा, तो ऐसी परिस्थिति में वो चारागाह युग में चला आया, घुमंतु हो गया, एक जगह से दूसरे जगह जानवरों को चारागाह के रूप में चराने के लिए लैंड में इधर से उधर भटकने लगा। और ऐसे युग में जो मनुष्य का इम्पोर्टेंट वर्क था वो जानवरों को पोसना था, पालतू बनाना था। तो उस समय उनका इम्पोर्टेंट वर्क जो था वो जानवरों को पालना था, पालतू बनाना था। तो ऐसी परिस्थिति में जानवर ही मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाने लगे। गाय, बकरियां, बैल, ये सब मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाते थे। किसी वस्तु या सेवा के बदले में गाय, बैल, बकरियों को एक्सचेंज किया जाता था। कृषि युग, जब मनुष्य को कृषि की जानकारी हो गई, एग्रीकल्चर करना सीख लिया, तो उनका इम्पोर्टेंट वर्क एग्रीकल्चर हो गया। ऐसी परिस्थिति में जो क्रॉप्स होते थे, जो अनाज होते थे, वही मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाते थे। और हिस्ट्री गवाह है कि अमेरिका में सन 1735 तक जो बाजरा होता है वही मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। हमारे भारत में भी चावल, जौ, ये सारी चीजें मुद्रा के। औद्योगिक युग में आविष्कार हुआ तांबा, लोहा, पीतल, और इसी रूप में मुद्रा का विकास हुआ। पीतल में तांबा की, सोने की, चांदी की ये मुद्राएं प्रचलन में आई। उसके बाद पत्र मुद्रा, जब पेपर का आविष्कार हुआ और ये सोने चांदी के भंडार सीमित थे और उसका डिमांड ज़्यादा होने लगा, और लोहा की मुद्राएं, इसमें बहुत सारी जंग लगना, खराबियां होने लगी और ले आने में काफ़ी बोझ होने लगे। ऐसी परिस्थिति में पेपर मुद्रा का विकास हुआ और वर्तमान समय में डिजिटल मनी का विकास हुआ। जैसे जैसे आदमी की आवश्यकता महसूस हुई और डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे मुद्रा का रूप भी बदलता गया। अब मनी जो आ गया तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? मनी की विशेषताएं क्या हैं? तो जो बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टी थी, उसी डिफिकल्टी को खत्म कर दिया गया, वही विशेषताएं हो गई। पहले दोहरे संयोग का जो बातें थी वो खत्म हो गई। आप किसी भी वस्तु को आराम से मुद्रा में खरीद सकते थे, वेट करने की जरूरत नहीं थी कि ये वस्तु की जरूरत होगी तब हम वो वस्तु लेंगे। मनी में हर एक चीज को कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद जो है पैसे का संचय कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, उसको फ्यूचर के लिए रख सकते हैं आराम से, उसको सड़ने गलने और चोरी होने का भय खत्म हो जाता है। उसके बाद किसी वस्तु को मूल्य में मापा जा सकता है मुद्रा में। बोर्ड 20 रुपया, चेयर 50 रुपया और पेन 10 रुपया, हर एक चीज को मुद्रा में मापा जा सकता है। उसके बाद जो है मुद्रा को डिवाइडेशन किया जा सकता है, आराम से इसको छोटे छोटे पार्ट में बांटा जा सकता है। मूल हस्तांतरण के जो अभाव थे वो भी खत्म हो गए। ट्रांसफर वैल्यू होता है मुद्रा का, मतलब हमारे यहाँ पर जायदाद हैं, हमारे मकान हैं, हम दूसरे जगह जा रहे हैं तो ये मकान को बेच सकते हैं और उसी पैसे से दूसरे जगह जो है मकान उसको खरीद सकते हैं। परचेज ट्रांसफर वैल्यू होता है। उसके बाद जो डिफर पेमेंट में डिफिकल्टी होती थी, फ्यूचर पेमेंट में जो दिक्कतें आती मुद्रा आने से, ये डिफिकल्टी खत्म हो गई। फ्यूचर में कभी भी कहीं भी हम पेमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये चैप्टर एंड हो गया। ओके।